Very good morning to all of you. Good morning, and now let's take up next part. हाँ जी प्लीज, पेज नंबर 134, कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 10. लास्ट क्लास में कर लिया था, जल्दी से रीडिंग लीजिएगा. सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम लास्ट क्लास में हमने कर लिया था. हो गया था ना? 134 पेज हो गया था, 135 हो गया था, 136 हो गया था. उसके बाद तो एग्जाम्पल वगैरह है वो सब आपने कर ही लिए होंगे, इलस्ट्रेशन वगैरह है वो सब आपने कर ही लिए होंगे. प्रॉब्लम कोई आई नहीं होगी. अगर आई है तो पूछ सकते हो आप. अब ये बताइए 2 ब्रैकेट 6 एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन सबको याद है? तो पेज नंबर 137 निकालिए. और ये बताइए कंपोजिशन स्कीम के लिए डेफिनेशन दी गई है, क्या इसमें कुछ गलती है? अब आप गलती निकालिए. पहले बात को सीखिए, फिर सीखने के बाद उसी पर्सन की गलती निकालिए. तो लॉ मेकर ने बनाया, हमने सीखा, अब लॉ मेकर की गलती निकालिए. मतलब मुझे नहीं पता मतलब है कि नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे. आपको कुछ लग रहा है कि इस डेफिनेशन में इसका क्या मतलब हुआ? ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये क्यों डाला, वो क्यों डाला, वो क्यों डाला? देखिए अभी है फाइनेंशियल ईयर 21-22. लास्ट ईयर मैं नॉर्मल स्कीम में था, अब कंपोजिशन में आना चाह रहा हूं. लास्ट ईयर मेरी टर्नओवर थी 140 लाख और जीएसटी था 14 लाख, टोटल था 154 लाख. कैन आई ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? डेफिनेशन को देख के बताना आपको. 2 ब्रैकेट 6 की डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर बताएगी. अब एग्रीगेट टर्नओवर 140 लाख है या 154 लाख है? 140 है, तो इसका मतलब मैं कंपोजिशन स्कीम में आ सकता हूं. तो ये पार्ट तो ठीक है. ये टैक्स वाला पार्ट गलत कहां था? रजिस्ट्रेशन में. रजिस्ट्रेशन की जो 40 लाख की लिमिट था उसमें क्या था? एक्सक्लूडिंग. अनरजिस्टर्ड का तो टैक्स होता ही नहीं, इंक्लूडिंग का और एक्सक्लूडिंग क्या. तो ये पार्ट वहां गलत था और यहां ठीक हो गया. मैंने कहा था देखिए रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन स्कीम और ऑडिट, तीनों जहां ये डेफिनेशन है, ये एब्सोल्युटली परफेक्ट है ऑडिट के लिए. रजिस्ट्रेशन में बहुत गलती थी, जैसे कि ये एक्सक्लूडिंग टैक्स. अनरजिस्टर्ड पर्सन कहेगा मेरा टैक्स कहां है, एक्सक्लूडिंग का है ही नहीं है. अब कंपोजिशन वाले में भी कुछ कमी है, वो आप देखो क्या कमी है, फिर मैं हिंट दूंगा आपको. एक बार आप अच्छे से देख लो, क्या यही डेफिनेशन बननी चाहिए थी कंपोजिशन स्कीम के लिए या कुछ चेंज होना चाहिए था? अच्छा लाइए, चलो हिंट देता हूं मैं. मैंने दिल्ली में सामान बेचा लास्ट ईयर 60 लाख का, और दिल्ली से यूपी बेचा 40 लाख का, और एक्सपोर्ट किया 20 लाख का. टर्नओवर बनी 140 लाख. तो क्या मैं कंपोजिशन स्कीम में आ सकता हूं? यस और नो? इंटरव्यू के क्वेश्चन ये है, एग्जाम के क्वेश्चन वो थे जो लास्ट क्लास में किए थे. ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को चेक करते हैं कितनी नॉलेज है, कितनी डेप्थ नॉलेज है. बताइए यस और नो. बहुत मुश्किल है बताना, जबकि बेसिक क्वेश्चन है. कितना स्टूडेंट लगता है यस कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है? अब मान लो आपने इंटरव्यू में कहा नहीं आ सकते, तो आप कहेंगे क्यों? वो कहेंगे क्यों, 150 की टर्नओवर तक तो आ सकते हैं, तुम कैसे करो नहीं आ सकते? फिर सोचना पड़ेगा ये क्या हो गया. फिर कहेंगे नहीं नहीं सर आ सकते हैं. कैसे आ सकते हैं? इंटरेस्ट रेट सेल वाला तो आ नहीं सकता. अच्छा सर नहीं आ सकते. क्यों नहीं आ सकते? टर्नओवर 140 लाख है. चलो मैं इंटरेस्ट रेट सेल हटा देता हूं, इसको भी एक्सपोर्ट में डाल देता हूं. अब बताओ, अब सर आ सकते हैं. कैसे आ सकते हैं? एक्सपोर्ट वाला तो आ ही नहीं सकता, अदर स्टेट अदर कंट्री वाला तो आ नहीं सकता. ये ऐसे सर नहीं आ सकता. तो कहेंगे ठीक है टेस्ट होगी नॉलेज, आप जाइए.
तो बेसिकली ये डेफिनेशन गलत है। इसमें इंटरेस्ट रेट लिखना ही नहीं था, एक्सपोर्ट लिखना ही नहीं था। इंटरेस्ट रेट एक्सपोर्ट वाला तो स्कीम में आ ही नहीं सकता। टर्नओवर निकाल के क्या करेंगे? तो टर्नओवर तो बाकी देखी जाए, विद इन स्टेट की देखी जाए। तो वो होना चाहिए था, आपकी टर्नओवर विद इन स्टेट देखी जाएगी। अगर 150 लाख तक है तो आप आ सकते हो, लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट रेट सेल कर दी, चाहे 1 रुपए की, टर्नओवर का मैटर ही नहीं करती, आप आ ही नहीं सकते स्कीम में। एक्सपोर्ट कर दिया 1 रुपए का भी, बात खत्म, आप आ ही नहीं सकते स्कीम के अंदर। अब ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया कि बताइए इसकी टर्नओवर कितनी है, बताइए क्या कंपटीशन स्कीम में आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो बच्चे सारे कंफ्यूज कि टर्नओवर 140 लाख है, आ सकता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट सेलर नहीं आ सकता, या भाई आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो डिफेक्ट कहां है? डेफिनेशन में है। डेफिनेशन किसके लिए बनी? ऑडिट के लिए। लगा दिया कहां? मिसफिट, उसको लगा दिया, साथ में लगा दिया कंपटीशन में, साथ में लगा दिया रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन अलग बनेगी और कंपटीशन की अलग बनेगी, ऑडिट की अलग बनेगी। ऑडिट के लिए परफेक्टली ओके है। ऑडिट में सब मिला के देखा जाता है। 5 करोड़ से ज्यादा तो ऑडिट होगी, पहले 2 करोड़ था, 5 करोड़ है। तो एनीवे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कहना? टर्नओवर इज 140 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर, एंड एज पर टर्नओवर ही इज एलिजिबल फॉर कंपटीशन स्कीम। हाउएवर, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सेल और पर्सन मेकिंग सेल टू द अदर कंट्री एक्सपोर्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ऐसे करके डिस्कस करके छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तब ये डाउट उसमें आएगा, अब नहीं आएगा। अब आप समझ जाओगे कि टर्नओवर निकाल के लिखना है एज पर द टर्नओवर, बिकॉज टर्नओवर इज अप टू 150, ही इज एलिजिबल, ही कैन कम इन द कंपटीशन स्कीम, बट ही इज मेकिंग इंटरस्टेट सेल और ही इज मेकिंग एक्सपोर्ट सेल, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपटीशन। तो आप यस भी कर देना और नो भी कर देना, क्योंकि डेफिनेशन गलत है, हम क्या करें। ठीक है, बस इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन किसी को आया होगा। अगर वो क्वेश्चन किसी ने किया होगा तो शायद आया हो। एग्जाम का क्वेश्चन है कि उसके अंदर है ये। देखो पेज नंबर 147 पर ये क्वेश्चन है, वो नवंबर 19 का क्वेश्चन है। आप रीड करके देख लो। 147 पेज पर नवंबर 19 का क्वेश्चन है। हर भी जब आप सारे में डाउट पूछ सकते हैं। हर भी डाउट्स देख लीजिए, यहां तक किसको डाउट है पिछले बार में। यहां तक किसको डाउट? चलिए फिर हम इसके बाद चैप्टर लेंगे
आइए पेज नंबर 196 पर टाइम ऑफ सप्लाई पहले ही चैप्टर लेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई पेज 196 सेक्शन 12 एंड 13 एक्सप्लेन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर डायरेक्ट चार्ज, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। सेक्शन 12(1), 12(2) liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provision of this section. The time of supply of goods shall be the earlier of the following dates, namely the date of issue of invoice by supplier or the last date on which he is required under section 31 to issue the invoice with respect to the supply. If invoice is issued on 28th July 21 and goods are delivered on 31st July 21, payment is received on 10th August 21, TOS is 28th July 21, but if invoice is on 1 August 21, TOS is 31st July 21. बस इतना रीड कर दीजिए। देखिए अब ये पार्ट क्या है। मैंने 10 अगस्त 21 को सामान बेचा, गुड्स सोल्ड, सामान दे दिया, इनवॉइस इशू किया है, लेट्स सी 10 सितंबर 21 को इनवॉइस इशूड, पेमेंट रिसीव हुआ 10 अक्टूबर 21 को, पेमेंट 10 लाख प्लस जीएसटी 2 लाख। तो ये 2 लाख जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को कब तक देना है? दिस इज द क्वेश्चन। ये पूरा चैप्टर इसको डील करेगा, 1 या 2 क्लास लगेंगी। वो कौन सा टाइम है जब ये कहा जाएगा जी आपने सप्लाई कर दिया? टाइम ऑफ सप्लाई। अकॉर्डिंगली आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ गई है। अब इस लायबिलिटी को आपको डिस्चार्ज भी करना है। जिस मंथ में लायबिलिटी आएगी अगले महीने की 20 तारीख को आपको डिस्चार्ज कर देना है। और अगर आप क्वार्टरली स्टेटमेंट भरने वाले हैं तो क्वार्टर खत्म होने के बाद, अच्छा तो रिटर्न का पार्ट था, वो पार्ट चलो अभी मैं दोबारा बताता हूं। पहले इस पार्ट को देख लो। लायबिलिटी टू पे टैक्स उस पर्सन के ऊपर कब आती है? जब वो सामान बेचता है, या जब वो इनवॉइस देता है, या जब वो पेमेंट रिसीव करता है। कौन सा वो टाइम है जब हम कहेंगे आपने सप्लाई किया है? सप्लाई किया है तो लायबिलिटी साथ साथ आएगी। देखो, जीएसटी कब लगता है? जब कभी सप्लाई हो। क्या बिना सिर्फ सप्लाई के जीएसटी लग जाएगा? नहीं। सप्लाई किसका? गुड्स या सर्विसेज का। फर्दर टैक्सेबल होना चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए। फर्दर पर्सन टैक्सेबल होना चाहिए। पर्सन टैक्सेबल मतलब 40 लाख से ज्यादा जो लिमिट है, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तभी तो लायबिलिटी आएगी। सप्लाई भी हो, टैक्सेबल सप्लाई हो, टैक्सेबल पर्सन करे, सप्लाई किसकी? गुड सर्विसेज की। इन सब बातों के बाद एक बात और आ जाएगी, व्हाट इज द टाइम जब हम कहेंगे सप्लाई हो गई है? क्या गुड्स की डिलीवरी को सप्लाई बोलते हैं, या इनवॉइस को इश्यू करने को सप्लाई बोलते हैं, या पेमेंट रिसीव करने को सप्लाई बोलते हैं? अगर गुड्स के सेल करने को सप्लाई बोलते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई है 10 अगस्त, पेमेंट करनी है आपको अगले महीने की 20 तारीख। और अगर इनवॉइस इश्यू करने को टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं तो आपकी ऊपर लायबिलिटी आई है 10 सितंबर को, पेमेंट कर देना 20 अक्टूबर को, पेमेंट रिसीव करने को बोलते हैं। तो ये इनमें से कौन सा फैक्टर है जो मेन फैक्टर है? सोचिए आप कौन सा फैक्टर है। देखिए, अकाउंट्स में और टैक्स में, इनकम टैक्स में और अकाउंट्स में सिस्टम क्या है? या तो ड्यू बेस या फिर पेमेंट बेस। ड्यू बेस और पेमेंट बेस। सारी दुनिया की अकाउंटेंसी ये कहते हैं, दो ही तरीके हैं अकाउंटिंग के। जीएसटी कह रहा है ये दोनों सिस्टम फेल है, हमारा अपना नया सिस्टम है। हम बताएंगे कब लायबिलिटी आई। भैया तो ड्यू बेस पे लायबिलिटी आती है, ड्यू हो गया लायबिलिटी आ गई, या पेमेंट बेस पे लायबिलिटी आती है। तो ये ड्यू और पेमेंट बेस से पूरी दुनिया की अकाउंटेंसी उसको हटा दिया।
का हम बताएंगे कब आती है लायबिलिटी। सेक्शन 12 गुड्स का, सेक्शन 13 सर्विसेज का। अब उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा ये है वो पार्ट, इनवॉइस जिस दिन आप इशू करेंगे आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ गई है, लेकिन इनवॉइस गुड्स की सप्लाई से पहले आनी चाहिए, यानी सप्लाई तक आ जानी चाहिए, और सप्लाई के बाद आएगी तो सप्लाई की डेट मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई, एंड पेमेंट डू नॉट मैटर। आप लो ना लो, जल्दी लो लेट लो, हमें नहीं पता, आपने इनवॉइस इशू कर दी, आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर आपने गुड्स की सप्लाई कर दी, इनवॉइस इशू नहीं की, तो सप्लाई गुड्स की जो सप्लाई की है वही बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब थोड़ा इसको मैं रियल लाइफ के हिसाब से बताता हूं। आप बताओ रियल लाइफ में कैसे होता है। हम एक शॉप पे गए तो बताओ क्या होगा शॉप पे, पहले पेमेंट, पहले सामान, पहले इनवॉइस। शॉप के ऊपर ये तीनों चीजें इकट्ठी होती है, ले भाई पेमेंट, ला भाई सामान, ला भाई इनवॉइस, ऑल द थ्री टुगेदर। तो उससे अगर ऑल द थ्री टुगेदर है तो हमारा आंसर ठीक है। हमने तो कहा है गुड्स की सप्लाई तक इनवॉइस आ जाए, आपने गुड्स की सप्लाई दी, साथ में इनवॉइस दे दी, ये रहा टाइम ऑफ सप्लाई, पेमेंट भी साथ में, और भी अच्छी बात है। तो रियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, लगभग इकट्ठी होती है चीजें। थोड़ा सा चेंज करो कि भाई ला भाई सामान, ला भाई इनवॉइस, पेमेंट नहीं है ले लेना। तो सब पेमेंट तो भाई आपकी आपस की बात है, हमें क्या पता, हमारे हिसाब से सप्लाई होगी, थोड़ा जीएसटी बाद में ले लेना। आपकी सप्लाई हो गई है, जिस मंथ में सप्लाई हुई है अगले महीने को हमें, अगले महीने की 20 तारीख को हमें आप जीएसटी दे देना। यानी पेमेंट रिसीव के फैक्टर को जीएसटी ने इग्नोर कर दिया। अब ये जो दो बातें हैं कि भाई इनवॉइस और गुड्स, गवर्नमेंट सेज वैसे इकट्ठे होते हैं, इधर से सप्लाई इधर से इनवॉइस, लेकिन अगर हम एक चीज को हाईलाइट कर दें इनवॉइस को, तो लोग हेराफेरी करनी शुरू करेंगे। देखिए कैसे, ले भाई सामान, ला भाई पेमेंट, इनवॉइस अगले साल ले जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है जब इनवॉइस इशू होगी तभी तो लायबिलिटी आएगी, लायबिलिटी आएगी नहीं, मिसयूज हो गया ना। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, दूसरा क्राइटेरिया भी पकड़ लिया। इनवॉइस तो ठीक है, लेकिन गुड्स की सप्लाई से पहले होनी चाहिए। गुड्स की सप्लाई होगी, इनवॉइस दी नहीं, तो छोड़ो इनवॉइस को, गुड्स की सप्लाई जो है वही मान ली जाएगी सप्लाई। अब नेट रिजल्ट क्या निकला, डेट ऑफ इनवॉइस is the time of supply, but it must be issued up to the last date of supplying the goods, otherwise date of supplying the goods is the time of supply। ये लिखा हुआ है, देखो रीड करके आओ। इसके साथ में एक छोटा सा पार्ट और रीड करना पड़ेगा, इससे कनेक्टेड है, वो भी जरा रीड करवा देता हूं, फिर बताता हूं। देखिए पेज नंबर 264, इसका रेफरेंस बीच में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन प्रोविजन रिगार्डिंग इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस एक पर्सन को मैक्सिमम कब तक इशू करना है, गुड्स की सप्लाई तक। अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्स ऑफ गुड्स शैल बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल thereof to the recipient in any other case issue a tax invoice, provided that the government may on the recommendation of council by notification specify the category of goods or services in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in such manner as may be prescribed. Example, if goods are delivered on 10th July, invoice should be issued maximum up to 10th July 21. If the goods are to be delivered at some other place and goods were removed from the place of business on 10th August, delivered at destination 28th August, invoice should be issued maximum up to 10th August 21. बस इतना रीड करिएगा।
देखिए मैं दोनों को मिक्स करके बताता हूं। एक और हमारा सेक्शन 12 है, एक और सेक्शन 31 है। सेक्शन 12 ये बता रहा है टाइम ऑफ सप्लाई किसे बोलते हैं। सेक्शन 31 बता रहा है इनवॉइस कब तक इशू करनी है। तो 12 ने 31 को बेस बना दिया कि जो टाइम सेक्शन 31 में इनवॉइस इशू करने का दिया गया है, अगर वहां तक इनवॉइस इशू कर दोगे तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और जो टाइम इसने दिया वो टाइम निकाल दोगे देन डिलीवरी ऑफ गुड्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इसने क्या टाइम दिया है, जिस दिन आप गुड्स की सप्लाई करते हो वो लास्ट टाइम है। यहां तक इनवॉइस। अब दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, दोनों को मैं मिला लूं कि जिस दिन आप गुड्स की सप्लाई दोगे वहां तक आपने इनवॉइस शुरू की तो इनवॉइस की डेट, वरना गुड्स की डिलीवरी की डेट मान ली जाएगी। तो इस तरह से दोनों कनेक्ट होते हैं। अब रीड करके देख लो दोनों पार्ट। हाँ भी अब दोबारा सुनिएगा। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं वो कौन सा मोमेंट है जब जीएसटी नाम की लायबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है, यानी अब तो मुझे देना पड़ेगा। क्या गुड्स के बेस से वो लायबिलिटी आ जाती है, या इनवॉइस इश्यू करने पे आती है, या पेमेंट रिसीव करने पे आती है? तो गौर से आप सेक्शन 12 को स्टडी करो, पता लग जाएगा आपको। ये कभी तो डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है और कभी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होती है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं एग्जैक्टली बताओ, तो उन्होंने कहा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होती है, प्रोवाइडेड आप सेक्शन 31 में जो टाइम दिया गया वहां तक आप इनवॉइस इशू कर दो। तो मैंने कहा वो टाइम क्या है, वो टाइम है द लास्ट मोमेंट जिस समय आप सामान की डिलीवरी देते हो, वहां तक इनवॉइस आपको दे देनी है। अगर वहां तक नहीं दी तो सेक्शन 12 क्या कह रहा है, वो टाइम निकाल दिया आपने, फिर तो डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स को सप्लाई मान लेंगे। जैसे मैंने सामान की सप्लाई दी है 30 अगस्त को, इनवॉइस पहले बना दी थी 24 अगस्त को, तो टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा बना, 24 अगस्त। और मैंने इनवॉइस दी है 3 सितंबर को, तो टाइम सप्लाई क्या बना, 30 अगस्त। अब 31 कह रहा है सामान की सप्लाई देने तक सामने मेरे कस्टमर है, जब मैं सामान की सप्लाई दूंगा वहां तक इनवॉइस दे दो, इसके बाद नहीं, इसके बाद दोगे टाइम सप्लाई मान लेंगे। लेकिन कस्टमर हरियाणा में है, उसने कहा जी बाय ट्रक भेज दो सामान, बाय ट्रक सामान भेज दो। तो सामान मेरी फैक्ट्री से निकला है 10 अगस्त, उसके पास पहुंचा है 24 अगस्त, तो बताइए कौन सी डेट मानी जाएगी इनवॉइस इशू की, 10 अगस्त। अगर कस्टमर कहीं और है, बीच में मूवमेंट आ रही है, तो जिस दिन आपकी दुकान से सामान निकलेगा, फैक्ट्री से सामान निकलेगा, वहां तक इनवॉइस इशू होना जरूरी है। यानी आप अपनी फैक्ट्री से सामान निकाल ही नहीं सकते विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। रास्ते में किसी ने पकड़ लिया, फंस जाओगे। वो कहेगा सामान है, दिखाओ कहां से लाए हो,
वहां से इनवॉइस दिखाओ, जी वो तो है नहीं, तो चोरी का केस समझा जाएगा, टैक्स इवेजन का केस है, सामान निकल नहीं सकता बाहर। और रोड के ऊपर खड़े होते हैं जीएसटी ऑफिसर है, क्योंकि रोड के ऊपर जो खड़े होते हैं ना, यूनिफॉर्म पहने होते हैं, हर कोई देख के क्या कहता है पुलिस है। वो तो इतने टाइप के लोग हैं जो सड़क पे चेकिंग करते हैं। देखो, एक तो ट्रैफिक पुलिस है, वो तो हर कोई पहचानता है, रेड लाइट पे जो खड़ी होती है। और एक लोकल पुलिस है जो सिर्फ टू व्हीलर वालों को पकड़ती है, कोई टू व्हीलर वाला हो जा नहीं सकता। लोकल पुलिस को उनके पेपर चेक करने हैं, क्योंकि सारे क्राइम टू व्हीलर के ऊपर है, सारे क्राइम टू व्हीलर के ऊपर है। एक बंदा पीछे बैठा होगा, चेन स्नैचिंग, पैसा स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग, सब ये टू व्हीलर के पीछे होता बंदा बैठा हुआ। तो बार बार 100 नंबर पे बार बार फ्लैश होता रहता है, इतने नंबर का बाइक इधर गया है, उतने नंबर का इधर गया है, वो ये कर गया, वो ये कर गया, वो ये कर गया। वो क्या करते हैं, सारों के रोक लेते हैं, दिखा भाई पेपर दिखा, ऐसे नहीं जाने देंगे। इसके अलावा कस्टम डिपार्टमेंट होता है, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस रूट पे आएंगे तो ये खड़े होते हैं, जो भी आएगा रोक लेंगे, आप ये सामान कहां से लाए, जी चाइना से लाए, तो बिल ऑफ एंट्री दिखाओ, इसका क्या है बिल ऑफ एंट्री, ध्यान है मैंने आपको बताया बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए कॉपी, बिना बिल ऑफ एंट्री के स्मगलिंग मानी जाएगी, पकड़ लेंगे उसको, स्मगलिंग करके ला रही सामान की। उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट, किसी भी ट्रक में सामान जा रहा है रोक लेंगे, देखेंगे नया सामान है तो भाई इधर आओ, कहां से लेके आ रहे हो, इसका टैक्स इनवॉइस दिखाओ किधर है, बिल ऑफ सप्लाई दिखाओ किधर है, वो चेकिंग कर लेंगे। और एक वो खड़े होते हैं जिनको बोलते हैं 5 नंबर वाले। 5 नंबर वाले पता आपको कौन होते हैं? कितने स्टूडेंट को पता 5 नंबर वाले? एक स्टूडेंट ने बोला होता है इधर से, पता है किसी को? कौन? लाउडली बोलो, क्या कह रहे? जो बड़े बड़े ट्रक पकड़ते हैं, बड़े बड़े ट्रक सारे बड़े होते अच्छा देखो, हाँ वो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पोल्यूशन चेक करता है। गाड़ी 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, जिसको बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, उनको चेक करता है। उनका क्राइटेरिया अलग है। वो जो उनका एड्रेस है ना, उसमें बिल्डिंग का नंबर 5 है, तो बिल्डिंग का नंबर 5 है, तो इसलिए उनको बोलते हैं 5 नंबर वाले। ये 5 नंबर वाले लैंग्वेज कौन बोलते हैं? 3 व्हीलर वाले और टेम्पो वाले। इनको साल में एक बार अपना 3 व्हीलर या टेम्पो वहां ले जाना होता है और सारा चेक करवा के लाते हैं। वहां से एक सर्टिफिकेट बनता है, फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट हो, पोल्यूशन नहीं हो, जो रिक्वायर्ड टाइम उससे, ये सब चेकिंग करते हैं। ये बड़े स्ट्रिक्ट है। तो इनका होता क्या है, जैसे मान लीजिएगा 3 व्हीलर वाला जा रहा है इधर, और इधर से 3 व्हीलर वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोड है, एक इधर जा रही है, एक इधर आ रही है, और मान लीजिएगा ये खड़े हुए हैं इस साइड में, किसी भी साइड में, तो आते हुए इस 3 व्हीलर वाले को इन्होंने रोक के चेक किया था। अब इसको चेक कर लिया ना, तो ये क्या करेगा, इधर से जाते हुए हाथ बाहर निकाल लेगा और यूं कर लेगा, और जितनी गाड़ी उधर से आ रही है ना, 3 व्हीलर टेम्पो, सब यू टर्न ले लेके उधर की उधर ही निकल जाएंगे सारे। इसका मतलब है आगे 5 नंबर वाले खड़े हैं, भाई भाग लो कभी आप किसी 3 व्हीलर में अगर ट्रैवल करो ना, आप देखना, तो ये 3 व्हीलर वाले आपस में एक दूसरे को, दूसरी साइड वाले को इशारा करते हैं। उसने कह दिया ये है, वहीं से यूटर्न ले लेगा। आप पूछना क्या हुआ, यूटर्न क्यों ले लिया? जी वो आगे रास्ता बंद है, चलो इधर से तो मतलब एनीवे, रोड के ऊपर तो बहुत टाइप के लोग हैं जो चेकिंग करने के खड़े होते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट इज ऑल्सो वन। सबका पर्पज अलग अलग है, कोई ये चेक कर रहा 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 है। फिर कभी कभार 100 नंबर की कॉल हो जाए तो स्पेशल बैरिकेडिंग। देखिए कई बार आपने देखा होगा, पुलिस वाले आधी सड़क इधर से बंद कर ली, आधी इधर से, एक करके जाओ, और इधर लंबी लाइन लगी हुई है, लगी रहे। वो क्या होता है, किसी ने 100 नंबर पे कॉल किया, भाई ये वाली गाड़ी इस नंबर की, और स्नैच करके और मार करके इधर भागे हैं, तो वो बीच में गाड़ी लगा लेंगे, एक एक करके जाएंगे, एक एक को चेक करेंगे। और बाई चांस वो यहां से भागने की कोशिश करे तो इन्हीं के बंदे आगे खड़े होते हैं पुलिस वालों के, स्टेन गन लेके, और यहां से इशारा करेंगे और फायर करेंगे। वो टायर के ऊपर फायर करेंगे या उसकी टांगों के ऊपर फायर करेंगे, उसको पकड़ने के लिए आगे खड़े होते हैं। फिर आगे और गाड़ी खड़ी होती है, चेज करना पड़ेगा, फिर वो चेज करेगी, तो यहां स्लो कर लेते हैं। तो हर एक का अलग अलग पर्पज है उसके लिए, ठीक है। तो अब आप एक बार रीड करके देखो, टाइम ऑफ सप्लाई।
देखिए वापिस आइए पेज 196 पर। दोबारा से रीड करते हैं। चैप्टर इज टाइम ऑफ सप्लाई, छोटा चैप्टर है, दो सेक्शन है 12 में 13। 12 किसका है? गुड्स का। 13 किसका है? सर्विसेज का। द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज। हमारे ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी कब आती है? लायबिलिटी तब आती है जब हमने सप्लाई किया हो। तो सप्लाई में एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट होता है? एंड दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ सप्लाई। कैसे फाइंड आउट करेंगे? द टाइम सप्लाई इन ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस by the supplier or the last date on which he is required under section 31 to issue the invoice with respect to that supply. Example, if invoice issued on 28 July 21, goods are delivered 31 July and payment received on 10th August. Payment को तो आपको देखना ही नहीं है। TOS says 28 July, but if invoice issued 1st August 21, TOS 30 July. अब एक बार फाइनली रीड कर लीजिएगा, डाउट पूछिए, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। इलस्ट्रेशन देखिए। एबीसी सबमिटेड इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, डिलीवर्ड गुड्स 31 जुलाई, मिस्टर ए 7 लाख, सीजीएसटी एसटीसी 9%, इशूड इनवॉइस 3rd अगस्त, पेमेंट रिसीव 1 सितंबर। हाँ जी बताइए टाइम ऑफ सप्लाई। 31 जुलाई को गुड्स डिलीवर कर दी और इनवॉइस इसके बाद दी है तो 31 जुलाई। तो ये लायबिलिटी डिस्चार्ज करने की डेट क्या होगी? देखो 31 जुलाई तो वो डेट है जब लायबिलिटी आ गई है। नाउ वी हैव टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी। वो डेट क्या मानी जाएगी? 20th ऑफ अगस्त। अब ये लायबिलिटी डिस्चार्ज वाली बात जो मैं बीच में बोल रहा था ना एक जगह, वो जरा वो भी देख लीजिएगा। एक स्कीम तो मैंने बताई थी मंथली सिस्टम है और एक क्वार्टरली। मान लीजिएगा मेरा जीएसटीआर जाता है क्वार्टरली, जीएसटीआर 3B क्वार्टरली। तो अप्रैल, मई, जून कब सबमिट करना है? 20th जुलाई 21। पेमेंट कब करना है? बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम और जीएसटी। ये हर टैक्स के अंदर सिस्टम ये है। रिटर्न का मतलब है नाउ एवरीथिंग इज ओवर। एवरीथिंग मीन्स द टैक्स हैज ऑल्सो बीन पेड बाय यू। एडवांस टैक्स का चैप्टर ध्यान करिए। एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स ध्यान करिए। मैंने कहा था रिटर्न फाइल हो ही नहीं सकती जब तक आप टैक्स पे नहीं करोगे। अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे आपकी रिटर्न भी लेट हो जाएगी। बिना टैक्स दिए रिटर्न फाइल किया तो इनवैलिड मानी जाती है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। याद आ रहा है वो दिन एडवांस टैक्स वाले। सेम सिस्टम यहां भी है। रिटर्न इज यूजलेस, रिटर्न की कोई वैल्यू जब तक आप टैक्स नहीं दे दोगे। तो अंडरस्टूड है, टैक्स मस्ट बी पेड बिफोर फाइलिंग द रिटर्न और इट कैन बी द सेम मोमेंट। लो जी टैक्स, लो जी रिटर्न। ये नहीं हो सकता लो जी रिटर्न ले लेना टैक्स, वो पॉसिबल नहीं है। तो टैक्स कब पे करना है? क्वार्टरली। अच्छा नहीं, मंथली का एग्जांपल दे रहा था ना मैं, तो मंथली में जून 21 का ले लो, क्वार्टरली का भी नीचे देता हूं, जून 21 का। मंथली का एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो जून 21 का 20 जुलाई, लो जी रिटर्न, लो जी पेमेंट। अब क्वार्टरली अप्रैल, मई, जून, ठीक है 21। इसमें हमने कहा था दो डेट है, 22 और 24, करेक्ट। यहां तक आपको पेमेंट करनी है, यहां तक आपको रिटर्न भरनी है।
ठीक है, यहां तक। लेकिन इसमें एक नया सिस्टम और लेके आए हैं वो मैंने अभी तक नहीं बताया, आपको बताता हूं मैं आपको। मैंने लास्ट क्लास में एक वर्ड यूज किया था, QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो ये तो फिर क्वार्टरली पेमेंट हो गया। तो इस क्वार्टरली पेमेंट वाले में एक नया सिस्टम और भी है कि भाई आपको अप्रैल का टैक्स देना पड़ेगा 25 मई तक, मई का देना पड़ेगा 25 जून तक, और फिर टोटल देना पड़ेगा 22 या 24 जुलाई तक। हमने कहा ये क्या बात बनी गौर से, ये तो हमने तो पहले ही कहा है क्वार्टरली रिटर्न है, मंथली पेमेंट है, पेमेंट डिले नहीं करेंगे हम। तो हमने कहा भी पेमेंट का पता कैसे लगेगा, वो तो रिटर्न बताती है फिगर कितनी है, रिटर्न में सब कुछ है, वो फिगर निकाल के देती है, उतना ही हमें टैक्स पेमेंट करना है। तो उन्होंने कहा अंदाजे से, यहां अंदाजे से कितना, जितना टैक्स आपने पिछले क्वार्टर में दिया था उसका 35% टैक्स यहां पे दो। जितना आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट किया था उसका 35% अंदाजे से। क्वार्टर मीन्स 3 मंथ, 1 मंथ एवरेज कितना है 35%, 35 105 अप्रोक्सीमेशन है, इतना दे दो। अगले महीने फिर दे दो 35%, और यहां पे बचा हुआ पूरा दे दो। तो पूरे पेमेंट की डेट तो 24 और 22 और 24 है, और हर मंथ की पेमेंट है 25 तारीख तक, अगले महीने की 25 तारीख तक देना है 35। और अगर आप चाहो तो ऐसे कर लो, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, आपका अंदाजा जो कह रहा है वो पे कर दो। लेकिन अगर कम निकला, बाद में तो पता लग जाएगा क्वार्टर खत्म होने के बाद, कम निकला तो इंटरेस्ट लेंगे, और इसमें कम निकला तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने कहा है। मान लीजिएगा पिछले क्वार्टर में टैक्स था मेरा 1 लाख, तो इस महीने दिया 35,000, फिर अगले महीने दिया 35,000, फिर आगे चल के पेमेंट किया, आगे चल के पेमेंट निकला 2 लाख। तो एक महीने का चेक किया, वो आ रहा है 70,000, मैं तो दिया 35,000 को, से कोई बात नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, जाओ माफ किया, चेंज करो। मैंने अपने अंदाजे से पे किया 40,000, एक्चुअल निकला 70,000, 30,000 के ऊपर आपसे इंटरेस्ट रखवाएंगे। तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, रिटर्न का चैप्टर भी मुझे करवाना है। इसके आगे था, मैंने जान से नहीं करवाया, क्योंकि रिटर्न का चैप्टर पिछली बार पूरा का पूरा बदल दिया, सारा कंप्लीट चैप्टर बदल दिया, और इतने उल्टे सीधे प्रोविजन ले आए, जैसे ये भी देखने में आपको ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप देखते रहेंगे धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। फिर मैं आपको करवा दूंगा, तो गुड एक्सटेंड याद करवा के फिर मैं चैप्टर करवाऊंगा। अब इसको मैं दोबारा से बताता हूं, देखिए, अप्रैल मई जून 5 करोड़ तक की मेरी टर्नओवर है। मैंने ऑप्ट किया क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या, पेमेंट के रिटर्न पेमेंट तो क्वार्टरली ऑप्ट हो ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ कंपोजिशन स्कीम में है, अगले क्वार्टर के बाद अगले महीने की 18 तारीख सिर्फ कंपोजिशन स्कीम में है, CMP 08 भरेंगे, इसमें तो है ही नहीं। तो मैंने कहा फिर फायदा क्या हुआ, रिटर्न भी हर महीने ले लो मुझसे दे दो। हमने तो कहा आपकी मर्जी है, इसमें आना तो आ जाओ। किसी ने ऑप्ट नहीं किया, नो वन हैज ऑप्टेड दिस वन। सब कह रहे हैं ये क्या बात बनी, पहले अंदाजे से टैक्स निकालो, फिर बाद में फाइनल निकालो, फिर उसको इंटरेस्ट दो, फिर ये स्कीम है, फिर वो स्कीम है, इससे अच्छा हर महीने ना फाइल कर दो, एग्जैक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारी टर्नओवर भी 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ से कम है, हमारे पास भी ऑप्शन थी, हमने भी नहीं लिया। हमने कहा हम तो हर महीने दे देंगे, ये तो स्कीम ही किसी को पसंद नहीं आई। देखो कैसे, अप्रैल का टैक्स 25 तारीख देना है, कैसे दूं मैं, फिगर तो रिटर्न में आती है जी। 2 ऑप्शन है, एक तो हम आपको देते हैं फिगर स्टैंडर्ड, पिछले क्वार्टर में जितना था उसको 35% दे दो, कम ज्यादा जैसे एडवांस टैक्स है, कम ज्यादा लेना देना, वही कम ज्यादा लेना देना, ना इंटरेस्ट तुम हमें देना ना हम तुम्हें देंगे। मई का 25 जून, अब आ गया जुलाई, पूरा क्वार्टर खत्म हो गया, यहां एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो, बचा हुआ दे दो 22 तारीख 24 तारीख। यहां पे कम पे हुआ है, 35 दिया, ज्यादा बनता था कोई बात नहीं, इंटरेस्ट माफ है, कम दिया है इंटरेस्ट माफ है। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड, अपने एस्टिमेट से दे दो जो आपका एस्टिमेट कह रहा है, फिर फाइनल पता लगा, फाइनल के टाइम पर हर महीने का एग्जैक्ट पता लग जाएगा, सारी डिटेल आएंगी। आपने कम दिया तो इंटरेस्ट लेंगे, कम दिया तो इंटरेस्ट देंगे।
तो ये क्यूआरएमपी स्कीम है जिसपे नोट एग्जाम में आना ही आना है। क्यूआरएमपी स्कीम पे पॉपुलर नहीं हो पाई मार्केट में, अपनी तरफ से उन्होंने सिंपल किया लेकिन सिंपल हुआ नहीं और कॉम्प्लिकेट हो गया। कोई ऑप्ट नहीं कर रहा, सब मंथली पेमेंट कर रहे हैं, मंथली रिटर्न के अंदर है। तो ये वाली बात मैं आपको कह रहा था कि जब टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा तो पेमेंट कब तक करना है। अब देखिए, मान लीजिएगा मैंने टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लिया, टाइम ऑफ सप्लाई मेरा है 10 अगस्त 21, तो क्या ये डेट मेरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट की है? नहीं, इस डेट को तो कंफर्म लायबिलिटी आपके ऊपर आ गई है। तो मैं लायबिलिटी डिस्चार्ज कब करूं? अगर मेरी पेमेंट क्वार्टरली रिटर्न मंथली रिटर्न है तो 20 सितंबर, और अगर क्वार्टरली है तो फिर ये सिस्टम जो मैंने भी बताया, हर महीने का एस्टीमेट कर करके पे करना है। 35 कर दो, ये एक्चुअल कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो चैप्टर तो हमारा टाइम सप्लाई का है, मैं तो जानबूझ के उसको बीच में मिक्स कर रहा हूं ताकि कुछ आइडिया आपको क्यूआरएमपी का मिल जाए। कुछ क्या, लगभग इतना ही पार्ट था बस क्यूआरएमपी का जो मैंने बता दिया आपको। फिर जब क्यूआरएमपी पढ़ेंगे अच्छे समझ में आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देख लो, इलस्ट्रेशन 1 को, इसमें डाउट पूछ लीजिए इसको है, या लास्ट क्लास के पार्ट में डाउट पूछ लीजिए। एक स्टूडेंट का एलएलबी का रिजल्ट आया, एलएलबी का, तो उसने मुझे मैसेज किया है कि सर मैं पास हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई हैव स्कोर्ड मार्क्स। इतने मार्क्स लिखे आए हैं 500/246। समझ रहे हो कितने आए? 246 और 500 आए या 500/246 आए? ये लिखा है मैसेज में, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये वाला है, पास हो गया हूं, दिया तो मार्क्स। कल को कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे कि सर यू मस्ट नो आई हैव स्कोर्ड 500 आउट ऑफ 240। आई मस्ट बी मेड ए जज, नॉट एडवोकेट। चलिए अब देखिए डाउट किसी को। मेरे को समझ नहीं आया, मैं 3 बार मैसेज पढ़ा, मैंने कहा यार ये कैसे हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है इतने में से आए, पर इतने मार्क्स का पेपर तो आज तक सुना नहीं। तो मैंने लिख दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, यहां तक किसी को डाउट? पेज नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 2। Explain to us in case of additional consideration, the time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value. Mr. X sold certain goods on credit and because of delay beyond the permitted time, interest of 10,000 was charged. Such additional consideration shall also be considered to be value of supply and here shall be the time when such payment is received. एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए, मैंने सामान बेचा है 10 अगस्त 21 को 10 लाख का, जीएसटी है 2 लाख। इनवॉइस इश्यू किया है 18 अगस्त 21। मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बताइए। सामान हैंडओवर कर दिया 10 अगस्त को, इनवॉइस बनाई 18 अगस्त को, 10 अगस्त। बिकॉज सेक्शन 31 क्या कह रहा है, गुड्स की सप्लाई से पहले पहले इनवॉइस देना आपकी ड्यूटी है। अगर आप नहीं देते हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड, सामान की डिलीवरी इटसेल्फ को टाइम सप्लाई मान लेंगे। तो लेट्स सी, मेरी रिटर्न जाती है मंथली जीएसटीआर 3B, तो टैक्स में गवर्नमेंट को कब तक दे दूं? कौन सी डेट? 20 सितंबर 21, करेक्ट? याद हो गया अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने सामान क्रेडिट पे बेचा था, कैश पेमेंट नहीं आया, क्रेडिट पे पेमेंट यहां तक मेरा आया ही नहीं।
क्या अभी भी टैक्स देना पड़ेगा मुझे गवर्नमेंट को? यस, गवर्नमेंट सेज ये सामान क्रेडिट पे बेचने के लिए तुम्हें किसने कहा था? हमने कहा था। तुमने बेचा, तुम जानो, हमें क्या पता। जी कल को बैड डेट हो गया तो उसे वो तुम जानो। लेट्स सी बैड डेट हो गया तो क्या गवर्नमेंट मेरा जीएसटी वापस करेगी? नहीं करेगी। जीएसटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि बैड डेट का कोई सिस्टम नहीं है, तुम जानो। पैसे नहीं दे रहा, कोर्ट में सूट फाइल करो, लड़ते रहो कोर्ट में, रिकवरी होगी ठीक है, वरना छोड़ो। अब इसको मैंने कहा था मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा आपसे 15% पर एनम का इंटरेस्ट, और इसने मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट किया इन्होंने मुझे 31 जनवरी 22 को, और इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर दिया। कोई भी अमाउंट ऐसे लिख देता हूं, मान लीजिएगा 3,000 रुपए का। तो गवर्नमेंट से अब यह माना जाएगा सामान आपने 10 लाख और 3,000 रुपए में बेचा है। दिस इज एडिशनल कंसिडरेशन एंड दिस इज कंसिडरेशन। ये नया कंसेप्ट जीएसटी में आया है। इसको भी सामान की वैल्यू में जोड़ा जाएगा, इसके ऊपर भी जीएसटी लगाओ। जो रेट इसके ऊपर था वो इसके ऊपर भी लगेगा, यानी जो भी जीएसटी का रेट बनता है वो रेट और लगाओ, और ये जीएसटी भी निकालो। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेगा, ये क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं इसका पेमेंट जिस दिन आएगा ना, इसका टाइम ऑफ सप्लाई वही है 31 जनवरी 22, यानी आप 20 फरवरी 22 को इस 3,000 का जीएसटी भी हमें दे देना। यानी अगर क्रेडिट पर पेमेंट बाद में आ रहा है, उस पेमेंट को भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। इसका नाम है एडिशनल कंसिडरेशन। जो हमने कहा था एग्जम्प्ट है, वो तो था लोन और एडवांस। ये लोन और एडवांस नहीं है, दिस इज कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और किसी को लोन एडवांस दे दे उस पर इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट पे एज स्पेशल केस गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है, इस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट आएगा ये लोन एडवांस का नहीं है, ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स का है या सर्विसेज का है। अब रीड करके देखिए क्वेश्चन ये लिखा। ठीक है, सिंपल पार्ट इज कि अगर आप कोई सप्लाई करते हैं, उसे पेमेंट बाद में आता है, साथ में इंटरेस्ट भी आता है, तो इंटरेस्ट को भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। क्या कहेंगे, एडिशनल कंसिडरेशन। उस पर भी आपको जीएसटी चार्ज करना है, और वो जीएसटी भी देना। टाइम सप्लाई क्या माना जाएगा, जिस दिन आपने पेमेंट रिसीव किया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, और एक बार रीड कर लो, डाउट देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड छोड़िए, क्वेश्चन फोर्थ पे आइए पहले। क्वेश्चन नंबर 4 ये है टीओएस ऑफ सर्विसेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत आता है। वो गुड्स का था, ये वाला सर्विसेज का है। एक्सप्लेन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर डायरेक्ट चार्ज, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। सेक्शन 13(1) and 2. The liability paid tax on services shall arise at the time of supply. The time of supply service shall be the date of invoice or the date of receiving payment, whichever is earlier. But if invoice is not issued within 30 days of supply of service, TOS shall be the date of supply of service or the date of payment, whichever is earlier. If services are rendered on 23rd July, invoice issued on 10th August 21, payment received 20th September 21, TOS shall be 10th August 21, but invoice issued on 27th August 21, TOS shall be 23rd July 21. देखिए एक बार रीड कर लीजिएगा।
देखिए प्लीज इस पार्ट को, गुड्स की सप्लाई की मैंने 10 अगस्त 21 को और सर्विसेज की सप्लाई की मैंने 10 अगस्त 21 को। तो गवर्नमेंट से कि भी जिस दिन आप सामान देंगे वहां तक इनवॉइस चाहिए हमें, और उस केस में हम इनवॉइस की डेट लेने को तैयार हैं। मान लो इनवॉइस इशू की 9/8/21 को, तो ये बनेगा टीओएस, सामान की डिलीवरी तक आपने इनवॉइस दे दी है। यहां पर भी सेम सिस्टम है, इनवॉइस की डेट प्रोवाइडेड आपने 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया है सर्विस रेंडर करने के। यानी इनवॉइस की डेट कौन पार्ट है, इसमें है गुड्स की डिलीवरी तक, इसमें सर्विस रेंडर करने के 30 डेज के अंदर तक मैक्सिमम आप इनवॉइस इशू कर दो। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? गुड्स में तो वो कह रहे हैं गुड्स की डिलीवरी तक इनवॉइस दे दो, सर्विसेज में कह रहे हैं सर्विसेज के बाद दे दो, कोई बात नहीं 30 डेज तक। अब रियल लाइफ के हिसाब से आइएगा, एक पर्सन सामान खरीदने गया तो शॉपकीपर ने कहा ले भाई इनवॉइस, ले भाई सामान, ला भाई पेमेंट। एक पर्सन चार्ट अकाउंटेंट के पास सर्विसेज लेने आया, क्या ये पॉसिबल है कि सीएविल से कि तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास है, पैसा ले आओ, ऑडिट रिपोर्ट ले जाओ? किसी सर्विस में पॉसिबल नहीं है। सर्विस रेंडर करने वाले को पहले सर्विस देनी पड़ेगी, जी आपकी रिटर्न भर दिया है, ऑडिट हो गया है, बिल हम भेज रहे हैं आपको। फिर उसके बाद बिल आएगा, 10, 15, 20, 25 दिन के बाद नॉर्मल बिल आता है। साथ साथ सर्विस वाला बिल दे दे तो क्लाइंट को बुरा लगता है, रिटर्न भरी नहीं, बिल पहले दे दिया। सामान के साथ नहीं लगता। थोड़ा रीजन और भी है, सामान वाले से कोई बुरा मानेगा, वो कहेगा भाई बुरा मानने की बात क्या है, मैं 10 लाख का सामान कल खरीद के लाया हूं, तुझे 10 लाख 10,000 में आज बेच रहा हूं, 10,000 के प्रॉफिट के पीछे पैसे छोड़ दूं क्या, इनवॉइस ना दूं क्या तुझे? सर्विसेज वाले को क्या है, हर क्लाइंट को लगता है इनका तो फ्री का है। किया क्या इन्होंने? कुछ नहीं, कंप्यूटर के अंदर पता नहीं क्या 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 करके दे दिया और सारा पैसा इनकी जेब में है। सर्विसेज वाले का सबको फ्री का लगता है, लेकिन उसने जब वो सर्विसेज जो दे रहा उसके पीछे उस नॉलेज को एक्वायर करने में कितना टाइम लगाया, इसको किसी ने नहीं देखा। आज आप यहां बैठे हो, कोई नहीं देख रहा, कितनी सेक्रीफाइस है कोई नहीं देख रहा। जिन सीए बनने के बाद आधे घंटे में फटाफट रिटर्न बना दोगे, वो कहेंगे लो तो 15 मिनट में बना दिए, तो 15 मिनट के इतने पैसे, और ये जो इतना टाइम लगाया, इतना इन्वेस्टमेंट मनी का टाइम का कोई नहीं देखता। तो सर्विसेज वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, पहले सर्विस देनी पड़ती है, फिर कुछ इंतजार करना पड़ता है, फिर इनवाइस जाते हैं कौन से एग्रीड। हमने भी मान लिया कि भाई ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर 30 डेज का टाइम आपको देंगे, आप 30 डेज के अंदर अंदर दे दो तो आपकी इनवॉइस की डेट ही मानेंगे हम सर्विस रेंडर। लेकिन 30 डेज निकाल दिए, आप तो इनवॉइस दोगे ही नहीं, फिर हमें नहीं पता जिसने सर्विस रेंडर की थी वही सेम पार्ट बन जाएगा। इसमें पेमेंट का क्राइटेरिया भी है, इसमें है, इसमें नहीं है। पहले इसमें भी था, हटा दिया है, मैं बताऊंगा क्यों हटा दिया है, इसमें है। तो लेट्स सी, 10 अगस्त 21 को सर्विस रेंडर की, 22 अगस्त 21 को बिल इशू किया, तो टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा? 10 अगस्त को सर्विस दी, 30 डेज का टाइम मेरे पास है, 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया, इट्स ओके। इनवॉइस की डेट कौन सी? 22 अगस्त। लेकिन पेमेंट मुझे मिल गया था 9 जुलाई 21 को, उससे अच्छा पेमेंट पहले ही मिल गया था, तो फिर तो जिस दिन पेमेंट मिला था वही टाइम ऑफ सप्लाई है, छोड़ो इसको। यानी इन दोनों में से डेट सेलेक्ट करो कौन सी है, और अगर पेमेंट इससे भी पहले रिसीव हुई थी तो वो है, इसके बाद रिसीव हुई तो छोड़ दो। देखो, सर्विस मेरी रेंडर की है 3 अगस्त 21 को, इनवॉइस इशू किया है लेट्स सी 31 अगस्त 21 को, तो टीओएस कौन सा बना? 31। लेकिन पेमेंट मुझे मिल गई थी 15 अगस्त को, तो टीओएस 15 अगस्त। पेमेंट मुझे मिल गई थी 10 जुलाई को, तो टीओएस 10 जुलाई की। पेमेंट मुझे मिली 10 सितंबर को, तो टीओएस सेम रहेगा 31 अगस्त। दिन दोनों से डेट सेलेक्ट कर लो, फिर पेमेंट को चेक करो, उससे पहले आई है। जैसे मैंने इनवॉइस इशू की 5 सितंबर 21 को, टीओएस 3 अगस्त 21, 30 डेज के बाद है, करेक्ट? 3 अगस्त 21। पेमेंट मुझे मिल गई थी 10 जुलाई 21, टीओएस 10 जुलाई 21। पेमेंट मुझे मिली 10 अगस्त 21, टीओएस 3 अगस्त 21। ये लिखा हुआ है विद मैनी एग्जाम्पल, रीड करके देखिए।
अब देखिए इसमें पेमेंट वाली क्या बात है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 10 अगस्त 21 को सर्विस रेंडर की, बिल इश्यू किया 21 अगस्त 21 को, और पेमेंट सी हुई है 6 जुलाई 21 को, तो टीओएस क्या बना? ये वाला, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय मी इन एडवांस। लोग पेमेंट बाद में नहीं देते, तुम्हें एडवांस में मिल गई। एडवांस में कौन देता है भाई? किस चार्ट अकाउंटेंट कोई आए कहीं, लो जी अगले साल जो रिटर्न भरोगे उसका एडवांस ले लो। वो तो रिटर्न भरने के बाद भी नहीं देते, फिर अगली बार जब रिटर्न भरने आते हैं तब उन्हें कहना पड़ता है पिछले साल का बैलेंस बचा हो तुम्हारा, ठीक है। तो नेक्स्ट एडवांस मिला। अब एडवांस मिला एक प्रॉब्लम होती है, पर्सन के चांसेस है आके कह दे कि जी वो जो मैंने एडवांस दिया था मेरा कैंसिल कर दो, मेरा मूड बदल गया, मेरे सर्कमस्टांसेस बदल गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया। एडवांस में हमेशा रिस्क रहता है। फिर बंदा कहता है जी अब एडवांस तुमने दे दिया, मैंने बिल दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब ये क्या बात बनी? लेकिन वो चांसेस कैंसिलेशन के रहते हैं। लेकिन एक बार सर्विस रेंडर कर दी, फिर कैंसिलेशन किस बात का? कोई कहे जी मेरी रिटर्न भर दी, ऑडिट कर दिया, ऐसा है जी रहने दो मेरा, मैं किसी और से भरवा लूंगा। तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो सर्विसेज में भी है ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम गुड्स में भी है। लेकिन गुड्स के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जिस सामान सप्लाई कर देना, इतने का ये लो एडवांस, 4 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए वरना मेरा एडवांस कैंसिल है। 6 दिन हो गए, कैंसिल है। 2 दिन बाद फोन आ गया, ये प्रोग्राम बदल गया, इसमें कैंसिलेशन डेली है। तो दोनों में जीएसटी में लिखा हुआ है अगर एडवांस पेमेंट आ गया तो एडवांस पेमेंट को हम टीओएस मानेंगे, अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जीएसटी की। अब जीएसटी का पेमेंट कर दिया और बाद में ऑर्डर कैंसिल हो गया, उससे हम तो जीएसटी वापस नहीं करेंगे। ध्यान है कि मैंने आपको कहा था कि आप जो है डायरेक्ट वापस ले लो या फिर रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। अब ये शॉपकीपर का इनका आपस में झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा मेरा एडवांस वापस कर और मेरा जीएसटी भी दे, वो कहेगा जीएसटी में कहां से दूं, मैंने तो गवर्नमेंट को दे दिया, वहां से ले लो। तो सारी की सारी मार्केट गुड्स की खराब हो गई और सारे के सारे सेलर ऑफ गुड्स ने गवर्नमेंट को कहा ये बिल्कुल गलत प्रोविजन है। लोगों ने एडवांस लेने बंद कर दिए कि नहीं भैया जब सामान देंगे तभी ले लेंगे पैसा। बिजनेस में सारा खराब हो रहा था। तो यहां से पेमेंट का पार्ट गुड्स से हटा दिया गया, सर्विस से नहीं। गवर्नमेंट का कहना है सर्विसेज वालों को कंप्लेंट ज्यादा नहीं आई, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जहां प्रॉब्लम नहीं है चलने दो, जहां प्रॉब्लम है हमने हटा दिया। तो एब्सोल्युटली पेमेंट का पार्ट गुड्स से रिमूव हो गया है। करीब 2 साल के बाद जाकर रिमूव हुआ था। सर्विसेज वालों ने ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, उनका नहीं हटाया। ये पार्ट है एडवांस का। अब रीड करके देखिए। देखिए अब एक सिचुएशन में लिख रहा हूं, आप मुझे टीओएस बताना। सर्विस रेंडर की है 10 जुलाई 21 को, सर्विस रेंडर की है। इनवॉइस इशू की है 31 जुलाई 21 को। हाफ पेमेंट आया है 3 जून 21 को और हाफ पेमेंट आया है 4 अगस्त 21 को। व्हाट इज टीओएस? पहली बात, अगर पेमेंट हाफ हाफ है तो ऐसा नहीं सारे का टीओएस सेम आएगा, हाफ का अलग आ जाएगा, हाफ का अलग आ जाएगा। इट्स नॉट कंपल्सरी सेम आएगा। तो पहले इस हाफ का मुझे बताएंगे व्हाट इज टीओएस। कितने स्टूडेंट लगता है 3 जून 21? कितने स्टूडेंट लगता है 10 जुलाई 21?
कितने इंस्टॉलमेंट लगता है? 31 जुलाई 21। दोबारा सुन लीजिएगा, दोबारा से सुनिएगा। जिस दिन आप सर्विस रेंटर करते हैं, सर्विस के केस में हम नहीं उम्मीद करते कि आप में इतनी हिम्मत है साथ साथ बिल पकड़ा दें। कस्टमर को बहुत बुरा लगता है, सर्विस रेंटर किया तो क्या हो गया, मैं भाग के जा रहा था, पहले बिल पकड़ा दिया। देखिए, क्लाइंट सामने बैठा है, सिविल से आपकी रिटर्न मैंने भर दिया है, ऑडिट कर दिया, रिटर्न भर दिया है, पेमेंट के बारे में बात नहीं की जाएगी। जो पेमेंट की बात की, क्लाइंट नाराज हो जाएगा। जब वो क्लाइंट घर चला जाएगा तब अपने स्टाफ को कहेंगे बिल बना के बाई कोरियर भेज दो। तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये बिल घर पे पहुंच जाएगा उनके। पेमेंट नहीं करेंगे, वो बिल देके रख देंगे, कर देंगे ना, क्या खास बात है। अगर फोन कर दिया कि जी बिल भेजा था, पेमेंट नहीं किया, क्लाइंट नाराज हो जाएगा। कि सर्विस प्रोवाइडर को अपने क्लाइंट का भी ध्यान रखना है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर की कोई गलती नहीं है, काम करके पैसा मांग रहे तो गलती गलत क्या है इसके अंदर। लेकिन लोगों का टेंडेंसी ऐसी है कि मैं भाग के जा रहा हूं, चाहे भाग के जा रहा हूं, फिर भी वो कहेगा मैं भाग के जा रहा हूं। अब साथ आपके पास कोई जवाब नहीं, जब वो कहेगा मैं भाग के जा रहा हूं, इतना भी भरोसा नहीं था, इतना भी सब्र नहीं था, ऐसा क्या हो गया, बंदा चुप होकर बैठ जाएगा। गलती उसकी है, चुप इसको करवा दी। तो इसलिए गवर्नमेंट से हम भी आपके साथ है, 30 डेज तक कोई बात नहीं, निकल जाने दो, हम इनवॉइस की डेट पे ले लेंगे। तो इसका मतलब इनवॉइस की डेट 31 जुलाई। नहीं, पेमेंट आपके पास पहले ही आ गई है, फिर दो आप टैक्स हमारा एडवांस के पास। तो इस केस में पेमेंट पहले ही आ गई है, तो हाफ का टीओएस क्या बना, 3 जून। बैलेंस आपकी पेमेंट बाद में आई है, इसको इग्नोर कर दो तो इनवॉइस की डेट बन जाएगी। अब इसमें 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक बार आप रीड कर लो, डाउट पूछ लीजिएगा। पेज नंबर 200 पर इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4 अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ प्लीज, अब यहां तक पहले डाउट पूछ लीजिएगा। कौन सा चैप्टर हम कर रहे हैं? गुड्स का सेक्शन, सर्विसेज का सेक्शन 9 किसका था? चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी, जिसके 5 पार्ट थे ना, और कंपटीशन स्कीम का 10। तो 9, 10, 12, 13, 11 पता नहीं कहां गया। 11 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है जिसके ऊपर भी जीएसटी लग रहा है, जहां चाहे जीएसटी माफ कर दी। एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी की पावर सेक्शन 11 में है। अगर मैं कह रहा हूं बुक्स के ऊपर जीएसटी लगेगा, वो पावर कहां दी हुई है? सेक्शन 11 में। जहां पर भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया वो सेक्शन 11 में है। तो आप कम से कम 9, 10, 11, 12, 13 यहां तक के सेक्शन तो याद कर ही लीजिए।
ज्यादा सेक्शन नहीं है जीएसटी में, रूल तो काफी सारे हैं, सेक्शन ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो 9, 10, 11, 12, 13। 13 में है टीओएस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में टीओएस किसको माना जाएगा? डेट ऑफ इनवाइस। गुड्स में किसको माना जाएगा? डेट ऑफ इनवाइस। इतना पार्ट कॉमन है। डिफरेंट क्या है कि जो लास्ट डेट है इनवाइस की, वहां तक इनवाइस इशू होना चाहिए। गुड्स के अंदर डेट ऑफ डिलीवरी लास्ट डेट है, सर्विसेज में सर्विस सेंटर के 30 डेज के बाद की जो डेट है वो लास्ट डेट है। दोनों के अंदर लास्ट डेट अलग अलग है। और लास्ट डेट कहां दी हुई है? सेक्शन 31 में लास्ट डेट वहां दी हुई है। लास्ट डेट तक इनवाइस आ गई तो इनवाइस की डेट है, लास्ट डेट निकल गई तो उसमें डेट ऑफ डिलीवरी गुड्स, इसमें डेट ऑफ रेंडिंग सर्विस। फिर गुड्स के अंदर पेमेंट रिसीव करने का कोई पार्ट नहीं है, इसमें है डेट सिलेक्टेड से पहले पेमेंट आ गई तो वो माना जाएगा। फिर एडिशनल कंसिडरेशन का कंसेप्ट जैसा गुड्स में है बिल्कुल वैसा सर्विसेज में है। लेट्स रीड दैट क्वेश्चन। पेज नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन टीओएस इन केस ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन। जैसे गुड्स में था वैसे इसमें है। द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन शैल बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। Mr. X is given certain subsidy on credit, and because of delay beyond the permitted time, interest of 10,000 was charged. Such additional consideration shall also be considered to be value of supply, and TOS shall be the time when such payment is received. Read करके देख लीजिएगा, same part. हाँ भाई, इतने पार्ट तक डाउट्स? अब देखिए पेज नंबर 199 पर जो एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 199 का, एक्सप्लेन टीओएस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वॉचर ऑफ गुड्स। सप्लाई वॉचर ऑफ गुड्स सेक्शन 12(4). इन केस ऑफ सप्लाई वॉचर बाय सप्लायर, the time of supply shall be the date of issue of voucher. If the supply is identifiable at that point, the date of redemption of voucher in all other cases. As per section 2(8), voucher means an instrument where there is an obligation to accept it as a consideration for supply of goods. Further, the identities of their potential supplier, including the terms and condition of use of such instrument, may be indicated either on the voucher or some other instrument document. बस इतना रीड करिएगा। देखिए इसका क्या मीनिंग है। आपको अपने फ्रेंड को बर्थडे पर गिफ्ट देना है। एक ऑप्शन तो है भाई कैश में दे दो, लिफाफे में डाल के पैसा। एक है अपनी चॉइस की आइटम लेके आओ। एक तीसरा है आर्चिज गैलरी पे गए, 5,000 रुपए का वॉचर टोकन खरीद लाए, वो गिफ्ट में दे दिया कि भाई जो तुम्हें पसंद हो ले लो। इसमें क्या है, एक तो हमारा टाइम बच जाएगा, आइटम सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा कैश दे तो कैश अच्छा नहीं लगता, गिफ्ट वाली कोई फीलिंग नहीं आती कैश के अंदर। फिर यहां पे हो सकता है मुझे वो सामान दे दे जो ऑलरेडी उसके पास हो, जैसा कि अक्सर होता है, फिर उसको आगे किसी को देना पड़ता है। तो ये वोचर ठीक रहेगा। आप बताओ कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा। हमने उस समय भी बात की थी, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, टोकन और वाउचर को हम काइंड मानेंगे, कैश नहीं मानेंगे। तो यहां पर किसी पर्सन ने डिसाइड ये किया कि भी मैं तो टोकन ही देके आऊंगा,
तो 1 नवंबर 21 को आर्चीज गैलरी से कहीं से भी टोकन खरीदा 5,000 रुपए का और ला करके अपने फ्रेंड को दे दिया 10 नवंबर 21 को। फ्रेंड गया दुकान पर 3 Feb 22 को सामान खरीदने। इस 5,000 का जीएसटी की टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? व्हाट इज टीओएस? दैट इज आवर प्रॉब्लम। आर्चीज गैलरी को ये 5,000 रुपया 1 तारीख को मिल गया है, उन्होंने टोकन दे दिया। टोकन लेके वो पर्सन 3 तारीख को आया, फिर उसने बताया मैं क्या लूंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि 1 नवंबर को हम टैक्स कैसे दें, हमें ये नहीं पता वो क्या लेगा, और टैक्स रेट सबके अलग अलग है। हमें टैक्स का रेट ही नहीं पता, हमें कैसे बताओ क्या लेगा? जब वो आएगा बताएगा तभी तो पता लगेगा कौन से एग्रीड। जिस दिन इस वाउचर का रिडम्पशन होगा, दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, नॉट द डेट ऑफ इशू, टाइम ऑफ रिडम्पशन। लेट्स सी, हमने वाउचर खरीदा और आइटम को स्पेसिफाई करवा दिया कि यही आइटम उसको देनी है, कलर वो अपना चूज कर सकता है, आइटम यही देनी है और कुछ नहीं देना। तो यहां पे आइटम पता लग गया, गुड्स आर आइडेंटिफिएबल, दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इशू, अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन। बस इतना लिखा हुआ है, देखिए रीड करके। अब आगे डेफिनेशन है वाउचर की, एज पर सेक्शन 2(118). वाउचर मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट वेयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट एज कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई गुड्स। फर्दर द आइडेंटिटीज ऑफ देयर पोटेंशियल सप्लायर्स इंक्लूडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ यूज ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट मे बी इंडिकेटेड। अब ऐसा भी हो सकता है आर्चीज गैलरी का 10 और लोगों से कांटेक्ट है कि आप कहीं पे भी चले जाना, ये वाउचर दे देना, वो आपको सामान दे देंगे। तो वो एक ही बात है, चाहे सेम सप्लायर है चाहे डिफरेंट सप्लायर है। असली बात यह है आइडेंटिफिएबल कब है, एट द टाइम ऑफ इशू और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, उसके हिसाब से टीओएस आएगा। एग्जाम्पल रीड कर लो आप, 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। देखिए पेज नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन पेमेंट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ इनवॉइस। Payment in excess of amount of invoice wherever the supplier of service receives a payment up to ₹1,000 in excess of the amount indicated in the invoice, time supplied to the extent of such excess amount at the option of the provider of taxable service shall be determined on the basis of invoice or completion of service as the case may be rather than payment. A telephone company receives 5,000 against an invoice of 4,800. The excess amount 200 can be adjusted against the next invoice.
Company has the option to take the date of next invoice at the time of supply of service in relation to the amount of 200 instead received in excess of the against the earlier invoice. एक बार रीडिंग लीजिएगा. देखिए अब इसका मीनिंग, एक सेल फोन कंपनी ने 50,000 टेलीफोन के बिल इशू किए. किसी का अमाउंट था 1100, किसी का था 1150, किसी का था 3250 एंड सो ऑन. ओड फिगर साथ में थे. टोटल करके आया 50 लाख. 18% का जीएसटी है. तो सर्विसेज हैव ऑलरेडी बीन रेंडर्ड. हम अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, सर्विसेज तो मिल गई, बाद में बिल आया. ठीक है, रिचार्ज वाला नहीं, बिल वाला सिस्टम. ये बिल इशू किए है उन्होंने 10 अगस्त 21 को. कस्टमर्स ने पेमेंट नहीं किया. वेदर वी हैव टू पे जीएसटी और नॉट, सर्विसेज आर रेंडर्ड. इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज, क्योंकि इनकी जो साइकिल होती है ज्यादातर 28 डेज की होती है. बिल आ जाता है 1 मंथ के अंदर में, बिल आ जाता है. तो विद इन 1 मंथ बिल इशू हो गई है, तो ये डेट ऑफ इनवॉइस है और ये टाइम ऑफ सप्लाई है, और 20 सितंबर को इसका पेमेंट करना जीएसटी का. करेक्ट और नॉट? ठीक है. तो अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, फिगर आ गई. अब लोगों के पास बिल आ गई, डिपॉजिट करना शुरू किया. पहला कस्टमर 1100 रुपए देने थे, 3 500 के नोट लेके आया, खुले नहीं थे. उसने कहा कोई बात नहीं, रख लो, अगली बार एडजस्ट हो जाएगा. 400 रुपए एडवांस का पेमेंट करके चला गया. अब ये कैलकुलेशन सारा गलत हो गया, क्योंकि एडवांस में अगर मिल गया पैसा, उसका भी जीएसटी देना पड़ेगा. इसकी तो सर्विस रेंडर हुई नहीं 400 रुपए की, ना बिल इश्यू हुआ, एडवांस में आ गया. तो ये कैलकुलेशन गलत, दोबारा से कैलकुलेशन करो. ये कस्टमर आया, ये 2000 रुपए का एक नोट लेके आ गया, खुले नहीं थे, रख लो, अगली बार एडजस्ट हो जाएंगे, ये भी एडवांस दे गया. ऐसे छोटे छोटे अमाउंट एडवांस बहुत आते हैं, एक तो क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट में, एक टेलीफोन बिल की पेमेंट में. अब इन सभी एडवांस पर जीएसटी देना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट का छोड़ो, अगर 1000 रुपए तक एक्स्ट्रा एडवांस आ जाए आपके पास, कोई बात नहीं, एडवांस का फैक्टर छोड़ दो. जब इनकी आप सर्विसेज दोगे या डेट ऑफ इनवॉइस, उसके हिसाब से टीओएस आएगा. एडवांस पेमेंट का फैक्टर इसमें से हट जाएगा. अगर आपने एडवांस कितना लिया है पर बिल 1000 तक, 1000 मतलब छोटा मोटा अमाउंट, लेकिन 1000 ये उस समय था जब 1000 का नोट होता था. आज की डेट में 2000 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेस 2000 आएगा. देखो कैसे. पहले पॉसिबिलिटी क्या थी, 850 का बिल है, 1000 रुपए का नोट होता था, 150 रुपए एक्स्ट्रा है. 50 रुपए का बिल है, 1000 का नोट है, 950 एक्स्ट्रा है. कुछ भी कर लो, 1000 से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं आएगा. आज की डेट में नोट 2000 का है, 2000 तक एक्सेस हो सकता है. तो अब इनको 1000 हटा के एक्सेस अप टू 2000 अलाउ कर देना चाहिए, लेकिन 1000 ही अलाउ किया हुआ है. तो अगर 1000 से ज्यादा एक्सेस आ गया तो फिर एडवांस के हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा. बस ये लिखा हुआ है. ठीक है. मतलब छोटा मोटा अमाउंट एक्सेस में आ जाए, उसका जीएसटी देने की जरूरत नहीं. जैसे एग्जांपल देखिए, अ टेलीफोन कंपनी रिसीव्स 5000, इनवॉइस था 4800 का. आप 200 रुपए का क्या जीएसटी पे करें? द एक्सेस अमाउंट ऑफ 200 कैन बी रजिस्टरिंग इज द नेक्स्ट इनवॉइस. कंपनी हैज द ऑप्शन टू टेक द डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस एज द टाइम सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन अमाउंट 200 रिसीव्ड इन एक्सेस. जब इस 200 रुपए की सर्विस देंगे, वो डेट या इनवॉइस की डेट विद इन 30 डेज इश्यू हो गया, तो वो ले लेंगे. यानी पेमेंट का फैक्टर 200 रुपए के ऊपर से हट जाएगा. बस इतना.
हाँ पे डाउट्स यहां तक? चलिए ब्रेक करते हैं, फिर बाकी ब्रेक के बाद। हाँ प्लीज, पेज नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन इन केस सप्लाई वॉचर ऑफ सर्विसेज। जो हमने वॉचर वाला पार्ट अभी गुड्स में रीड किया था, सेम पार्ट सर्विसेज में भी है, एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। तो आप रीड करके देख लो, वॉचर का सिस्टम जो गुड्स में है वो सर्विसेज में भी है। एक बार रीडिंग के ले लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 203 पर ही, क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ रिसीविंग ऑफ पेमेंट। मीनिंग ऑफ रिसीविंग पेमेंट, date of receiving payment is the date on which payment is entered in the books of accounts or the date on which payment is credited to the bank account of the person liable to pay tax, whichever is earlier. If payment is entered in the books of accounts on 10/7/21, credited bank account 16/7/21, date of receiving payment shall be 10 July 21. But if it was entered in the books of accounts on 20 July 21, date of receiving payment shall be 16 July 21. एक रीडिंग लीजिए पहले। देखिए प्लीज, अब इसका मीनिंग देखिए। सर्विसेज रेंडर की है 30 जून 21, इनवॉइस इशू की है 2 जुलाई 21, विच इज द टीओएस। 30 जून को सर्विसेज रेंडर की, 2 जुलाई को इनवॉइस इशू की। टीओएस कौन सा है? 2 जुलाई 21। तो पेमेंट कब करनी है मुझे? मंथली जीएसटीआर भी जा रही है, हिस्ट्री भी जा रही है, तो 20th अगस्त 21। लेकिन पेमेंट मुझे रिसीव हुई है, लेट्स सी 29 जून 21 को पेमेंट रिसीव हुई है। अब 29 जून 21 और मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 20 जुलाई 21 को, ठीक है। लेकिन मैं अगर ऐसा कहूं कि 29 जून को मेरे पास चेक या ड्राफ्ट पर्सन ने दिया था, तो मैंने बुक्स में एंट्री कर ली पेमेंट रिसीव्ड, बैंक ड्राफ्ट था। फिर बैंक में डिपॉजिट किया,
और बैंक ने मेरे अकाउंट में 3 जुलाई 21 को डाला। तो अगर मैं डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट 3 जुलाई 21 मानूंगा तो टीओएस मेरा 2 जुलाई 21 आएगा, और अगर मैं 29 जून मानूंगा तो टीओएस मेरा 29 जून आएगा। तो पेमेंट रिसीव करना किसको बोलते हैं? चेक ड्राफ्ट रिसीव करना या बैंक अकाउंट में पैसा आना। देखिए, मुझे एक स्टूडेंट ने 30 जून को ड्राफ्ट ला के दिया कि जी आपका फीस का पेमेंट है, ड्राफ्ट 2 दिन मेरे पास से पड़ा रहा, फिर बैंक में डिपॉजिट किया। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 जुलाई को बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। मिला 30 जून को था, मैंने अपनी बुक्स में एंट्री 30 जून को की है, रिसिप्ट काट के दी है बकायदा। तो ये डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट कौन सी मानी जाएगी? 30 जून या 5 जुलाई? अब इसका उल्टा कर दो, डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में पैसा स्टूडेंट ने डिपॉजिट कर दिया, मुझे पता ही नहीं, बैंक अकाउंट में आ गया। मुझे पता लगा 5 जुलाई को, तो मैंने अपनी बुक्स में एंट्री की 5 जुलाई को। अब कौन सी डेट मानी जाएगी? तो गवर्नमेंट सेज विच एवर इज अर्लियर। बुक्स में एंट्री की डेट कुछ और होगी, बैंक में क्रेडिट की डेट कुछ और होगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ध्यान कर लीजिएगा, फाउंडेशन में सारी एंट्रीज आपने की होगी। चेक डिपॉजिटेड, नॉट क्रेडिटेड, नॉट प्रेजेंटेड, डिसऑनर्ड, ये वो पता नहीं कितनी एंट्रीज है। आजकल तो चेक ड्राफ्ट का जमाना रहा ही नहीं, ऑनलाइन है। पहले पेमेंट आता है बैंक में, बाद में बुक्स के अंदर एंट्री होती है। पहले बुक्स में एंट्री होती थी, बाद में बैंक में जाता था। अब सारा उल्टा हो गया। तो उससे जो भी आपका सिस्टम है, विच एवर इज अर्लियर, तो ये डेट मान ली जाएगी, जो भी मतलब जो पहले हो जाएगा। रीड करके देख लीजिए। मतलब बुक्स में एंट्री करने को डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट बोलते हैं, या बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने को बोलते हैं? उनसे विच एवर इज अर्लियर। पहले बैंक में आया, बाद में बुक्स में, तो बैंक की डेट ले लो। पहले बुक्स में आया, बाद में बैंक में, तो बुक्स की डेट ले लो। ठीक है, और एक बार रीड कर लो। हाँ भी डाउट देखिए यहां तक, इतने बार तक डाउट। एक क्लैरिफिकेशन नीचे दिया हुआ है पेज 203 पर। टाइम फॉर पेमेंट टैक्स इन केस ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इन रियल एस्टेट सेक्टर। एक्चुअली ये जो पार्ट यहां दिया हुआ है, इसका डिटेल्ड पार्ट कहीं और दिया हुआ है, तो बेटर है इसको मैं जहां डिटेल्ड पार्ट दिया हुआ ना, जस्ट आपको दिखा देता हूं, फिर वहां पे जाके इसको डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग क्या, उस पेज का नंबर यहां पे डाल देना, पेज नंबर दिखाता हूं आपको। देखिए पेज नंबर है 265, निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका डिटेल्ड पार्ट यहां पे है, तो आप क्लैरिफिकेशन के सामने लिख दो पेज नंबर 265 क्वेश्चन नंबर 4। जब वो डिस्कस करेंगे तो ये अपने आप कवर हो जाएगा। पेज 265 क्वेश्चन नंबर 4, तो ये वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। यहां तो जस्ट एक एग्जांपल डाला हुआ है, तो आप लिख के छोड़ दो, उसमें कवर करेंगे। अब इसके अलावा इस चैप्टर में और क्या रह गया? टाइम ऑफ सप्लाई में कोई क्वेश्चन है क्या अभी तक? सारे कवर हो गए।
ठीक है, फिर देन दिस चैप्टर इज ओवर। तो अब क्या करें? तो नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।